ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो नेक्स्ट हमारे पास अब कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 28, ट्रांस डाई हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स कैन बी अचीव्ड बाय। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि हमारे पास एल्कीन सिस्टम है, ठीक है, और उसमें हमें प्रोडक्ट कैसा चाहिए? उसमें हमें प्रोडक्ट चाहिए ट्रांस डायोल। तो अगर हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की बात करें तो ये सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है। KMnO4 इन बेसिक कंडीशन ये भी सिन डायोल बनाता है। और अगर हम यहाँ पे ऑल थ्री मेथड्स करें तो फिर ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो सिन दे रहे हैं हमें डायोल, दोनों की स्टीरियो सेम है, जबकि इन्होंने क्या बोला है? ट्रांस, मतलब अपोजिट होनी चाहिए। तो इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पहले स्टेप में अगर हम इपॉक्सीडेशन करवाते हैं किसी रिएजेंट के साथ तो यहाँ क्या होता है? थ्री मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन इपॉक्साइड बन जाता है। और इसके बाद में हम करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? इसकी रिंग ओपनिंग। तो रिंग ओपनिंग से हमारे पास यहाँ पे ये बन जाता है OH और यहाँ पे भी OH। तो ये ट्रांस किस तरीके से कहा जाएगा कि देखो, अगर आपके पास मान लो ये अप साइड है, इपॉक्साइड जो है हमारे पास कहाँ बना है? अप साइड बना है इस तरीके से। तो जब वाटर आता है हाइड्रोलिसिस में इसकी रिंग ओपनिंग करने के लिए तो SN2 अटैक करवाता है, दैट्स वाई वो डाउन साइड से अटैक करेगा। और अगर वो डाउन से अटैक करेगा तो अगर ये अल्कोहल आपका अबव था तो आने वाला अब जो नया वाटर से OH पार्ट आएगा वो कहाँ से आएगा? बिलो द प्लेन। लाइक ये O नेगेटिव बनेगा, फिर वाटर से प्रोटोन लेके OH बन जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन गया? ट्रांस डायोल। तो इसके लिए जो करेक्ट मेथड था वो ये था, इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29, 1,4 डाई ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ब्यूटेन है, 4 कार्बन्स हैं और फर्स्ट पे भी ब्रोमीन है और फोर्थ पे भी ब्रोमीन है। और जब इसको हम 1 इक्विवेलेंट ऑफ Na2S के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से है Na2S। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ से अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ, यहाँ से भी NaBr, यहाँ से भी NaBr रिमूव होता है और इसका इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एंड दिस इज द very common method for the preparation of this cyclic system containing sulfur। तो इसमें हमारे पास ये, मतलब आप यही कह सकते हो कि नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको अगर इसका आइडिया था कि इसकी फॉर्मेशन इस तरीके से होती है Na2S के साथ तो आप करवा सकते थे, अगर नहीं होता तो फिर आप तुक्के लगाते रह जाते या कोई कंसेप्ट लगाते रह जाते। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड ही था क्वेश्चन आपके पास, जिसका करेक्ट ऑप्शन 29 का बनता है आपके पास D। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, और 30 क्वेश्चन आपका हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री से था। और इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि BH3 दिया है, लाइक आपको यहाँ पे एक ओलेफिन दी है और उस ओलेफिन पे यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन CH2, और इस पे अब हमने करवानी है हाइड्रोबोरेशन। तो मैंने BH3 को ओपन करके लिख दिया, तो यहाँ पे BH3 को ओपन करके लिखूंगी तो मेरे को यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स लिखने होंगे, ठीक है, ताकि फिर ये BH3 प्रॉपर हो जाए। तो अब यहाँ पे होगा क्या? हमारे पास यहाँ पे होगी मार्कोवनिकॉफ एडिशन हाइड्रोबोरेशन के लिए। तो हाइड्रोबोरेशन के लिए मार्कोवनिकॉफ एडिशन कैसे होती है? हाइड्रोजन और बोरोन में इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि बोरोन इस वक्त इलेक्ट्रोफिलिक है, इसके पास p ऑर्बिटल है अभी वेकेंट, तो ये ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकता है। तो इट मीन्स हाइड्रोजन अगर नेगेटिव वाला हुआ तो वो कहाँ पे जाएगा? मार्कोवनिकॉफ के अकॉर्डिंग वो उस पोजिशन पे जाएगा जहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन सकता है। तो मेरे पास इस पोजीशन पे अगर CH3 था, H था और यहाँ से हाइड्रोजन आ गया तो उसके बाद यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन थे और दूसरा क्या आएगा इसके पास? BH2। तो ये तो पहला स्टेप हुआ हाइड्रोबोरेशन का। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन भी करवाएंगे बिकॉज NaOH विद एक्वस कंडीशन दिया है, तो यहाँ पे BH2 पार्ट रिमूव हो जाता है ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में, और इसमें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है फाइनल CH3 CH2 CH2 OH। तो वो हमें यहाँ पे गिवन है कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में।
हाँ, ट्रिपल बॉन्ड होता तब बात अलग थी, ट्रिपल से फिर डबल रह जाता और डबल में इनोल की हम टोटोमेरिज्म करवाते, फिर हम उसको ऐसे एल्डिहाइड वाली फॉर्म में दिखा सकते थे, बट ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, ये डबल बॉन्ड था। साथ में इस क्वेश्चन में मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मतलब एक कह लो कि मिसअंडरस्टैंडिंग है इस कंसेप्ट की, या आई डोंट नो क्या, कि वो कहते हैं कि इसमें एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होता है, जबकि ऐसा है ही नहीं। जब भी आप हाइड्रोबोरेशन करवाते हो, इसमें 2 स्टेप्स आते हैं रिएक्शन में, और ज़रूरी नहीं है कि दोनों स्टेप्स एक ही बारी में पूछे जाएंगे। पहला आपके पास हाइड्रोबोरेशन जो होता है उसमें मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो किया जाता है, मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोरोन। और जो मैंने आपको बताया कि मार्कोवनिकॉफ रूल एक्चुअली होता क्या है कि जिस पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, ओलेफिन के जो 2 कार्बन है उनमें से किसी एक कार्बन पे जहां ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक वाला पार्ट होता है, जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है, वो उसी पोजीशन पे जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ इस पोजीशन पे ये चला गया, एंड जो पॉजिटिव वाला होगा वो लेस स्टेबल पे जाएगा। उसके बाद इन्होंने हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन कराई तो उसकी जगह पे आ गया OH। नो डाउट कि ये प्रोडक्ट आपका एंड प्रोडक्ट जो है, इट इज सिमिलर टू द प्रोडक्ट ऑफ एंटी मार्कोवनिकॉफ। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि उसके जैसे लग रहा है, बट आप ये नहीं कह सकते कि इसमें एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो किया जाता है। इसके किसी भी मैकेनिज्म में, स्टेप में कहीं भी एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है, तो इस बात का सब लोग ध्यान रखें। ठीक है, अगर किसी को भी इसमें कोई डाउट पहले से है या ऐसा ही मान के चलते हैं तो इस कंसेप्ट को क्लियर कर ले, अभी करेक्ट कर ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये रिपीट ही था आपके पास क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर लेक्चर कैडर में या मास्टर कैडर में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। द रिएक्शन ऑफ एसिटोफिनोन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव, तो वो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर बनता है 31 का सी। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास एसिटोफिनोन के जो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं वो जब रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास बनता है CHBr3। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास, जैसे मैं एसिटोफिनोन यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, तो एसिटोफिनोन में क्या होगा, मेरे पास ये आएगा COCH3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेस दिया होता है तो बेस क्या करता है, प्रोटॉन निकालता है। ठीक है, अब इसमें से एक प्रोटॉन गया तो ये क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव। अब ये CH2 नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे कैसे काम करेगा, ये CH2 नेगेटिव जो होगा वो इसमें से ब्रोमीन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ऐसे ब्रोमीन दिया होगा तो एक पे पार्शियल पॉजिटिव एक पे पार्शियल नेगेटिव, तो वो एक ब्रोमीन को एक्सेप्ट कर लेगा, दूसरा बाहर। अच्छा, फिर अभी भी मेरे पास प्रोटोन है, फिर ऐसे ही मतलब 3 प्रोटोन है तो 3 प्रोटोन की जगह कौन ले लेगा, 3 Br, तो ये मेरे पास बन जाएगा CBr3। इस तरीके से 3 बार रिपीट करते हुए, और उसके बाद यहाँ पे एंड में जो रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर इस पोजीशन पे अटैक कर देगा एज न्यूक्लियोफाइल, तो इसका OH पार्ट यहाँ अटैक करता है, ये ग्रुप यहाँ से बाहर जाता है। जो एंड में, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया होगा यहाँ से लीव करने के बाद, तो वो प्रोटोन ले लेता है वर्कअप की प्रोसेस से, इसलिए वो बनता है CHBr3, और यहाँ पे COH लिख लो, चाहे बेस दिया है तो CONA लिख लो। तो हमारे पास इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है C, और ये रिपीट क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 32 की, तो 32 क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पे रिपीट था, जिसमें 2 इक्विवेलेंट दिए गए थे हमें, और इन 2 इक्विवेलेंट्स के साथ हमें बस ये ध्यान रखना था कि कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा और किसके साथ रिएक्शन होगी। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे N ब्यूटाइल लिथियम 2 इक्विवेलेंट दिया गया था, तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम हमारे पास यहाँ पे है क्या, बेस। अब ये बेस जो होगा सबसे पहले तो उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा एसिडिक है, जो दोनों कार्बोनिल्स के बीच है। तो पहले जो हमारे पास अटैक होगा मिथाइल पे वो इस पोजीशन से होगा, तो एक CH3 तो इसी पोजीशन पे आ जाता है, तो हमारे पास ये इस तरीके से बन जाता है CH3CO, प्रोटॉन रिमूव हुआ, CH3 पे अटैक हुआ न्यूक्लियोफिलिक, और फिर हमारे पास ये बन गया। तो अब इसके बाद ना फिर वो N ब्यूटाइल लिथियम जो है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से करना चाहेगा, बट क्योंकि ब्यूटाइल ग्रुप है ना, थोड़ा बल्की वाला ग्रुप है हमारे पास, तो वो इस प्रोटॉन को
बड़ी आराम से नहीं निकाल सकता। दैट्स वाई हिंड्रेंस की वजह से अगर वो यहाँ से प्रोटॉन नहीं निकालेगा तो फिर वो दोनों में से किसी एडजेसेंट पोजीशन से प्रेफर करता है, क्योंकि ये भी कार्बोनिल की वजह से एसिडिक है और लेस हिंडर्ड है, तो बड़े आराम से एब्स्ट्रैक्ट कराया जा सकता है। तो फिर अब यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट अगर होगा तो CH2 नेगेटिव बनेगा इस पोजिशन पे, बाकी सारा सेम, और वो फिर मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मिथाइल पे अटैक और आयोडीन बाहर, तो यहाँ बन जाएगा CH2CH3, यानी CH2CH3। और जो पहले वाला दो इक्विवेलेंट देने का मतलब था 2 बार रिएक्शन हो रही है, तो जो पहले वाला प्रोटॉन था वो तो इसी पोजीशन से गया, बट क्योंकि इसके बाद अभी एक मिथाइल आ चुका है तो ये पोजीशन और हिंडर्ड हो चुकी है, तो ये लेस हिंड्रेंस वाली पोजीशन से प्रोटॉन जो एसिडिक प्रोटॉन है एब्स्ट्रैक्ट करेगा और वहाँ पे अटैक करेगा। एंड दैट्स वाई आपके पास इस जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसका करेक्ट आंसर बनता है बी, और ये हमारे पास प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था, ये भी रिपीट क्वेश्चन था एज इट इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास यहाँ पे क्या था कि मैकेनिज्म से रिलेटेड पूछा गया था, SN1 और SN2 से रिलेटेड, कि कौन सा मतलब कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या था कि देखो SN1 सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड थ्रू कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म एंड लेड टू रेसमाइजेशन, तो ये करेक्ट है, क्योंकि SN1 में ना कार्बोकेटाइन बनता है और रेसमिक मिक्सचर बन सकता है, बिकॉज जब कोई कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन में हमारे पास ये ऊपर की लोब और नीचे की लोब दोनों फ्री है, तो अटैक ऊपर से भी हो सकता है नीचे से भी हो सकता है, तो रेसमिक मिक्सचर बनने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट ठीक थी। अब इन्होंने पूछी क्या थी, इन्होंने पूछी थी नॉट करेक्ट। सेकेंड कहता है कि SN2 सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड विद इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन, ये भी ठीक है, जब भी हमारे पास SN2 अटैक होगा हमेशा स्टीरियो अपोजिट होती है, कन्फिग्रेशन अपोजिट होती है, जैसे अभी हमने इपॉक्साइड वाले केस में भी देखा था, हाइड्रोलिसिस करके एक ट्रांसडायोल बनाया था, तो ये भी ठीक है। SN1 substitution follows unimolecular kinetics and SN2 substitution follows bimolecular mechanism, ये भी ठीक है, क्योंकि SN1 का नाम भी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो ये भी करेक्ट है। डी, हाँ हमारे पास स्टेटमेंट गलत है और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि SN1 सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट एंड SN2 प्रोसीड थ्रू रिएक्टिव इंटरमीडिएट, तो ये गलत है, क्योंकि SN1 में बनता है हमारे पास कार्बोकेटाइन रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जबकि SN2 में हमारे पास बनती है ट्रांजिशन स्टेट, तो अपोजिट लिखा हुआ था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बनेगा डी, जो करेक्ट नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो हमें बोला गया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इन हैलाइड्स में से किसके पास मोस्ट रिएक्टिव होगा, किसमें सबसे फास्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन होनी है, और न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन होनी है तो हमें सिस्टम में पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं चाहिए, तो ये फर्स्ट था क्लोरोबेंजीन, अगर ये अटैक करेगा तो ये बेंजीन वाले कार्बन पे करेगा, और बेंजीन इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। विनाइल हैलाइड की बात करूं तो यहाँ पे भी अगर कोई हैलाइड है तो उसको इसी न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करना पड़ेगा, यहाँ पे तो p ऑर्बिटल्स की खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से है, तो यहाँ भी नहीं होगा। आयोडोबेंजीन की बात करूं तो नो डाउट आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप है, लेकिन उसके लिए भी न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अप्रोच करना पड़ेगा, बेंजीन वाले कार्बन पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी इनके पास पाई वाली खुद अपनी बहुत है, तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन जो है इजीली नहीं करेंगे। दैट्स वाई ए, बी और डी में, क्योंकि पहले ही जिस सेंटर पे अटैक करना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी है, तो उस पे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन फास्ट नहीं होगी, किस पे होगी, बेंजाइल क्लोराइड पे, क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड में आपके पास यहाँ पे किस तरीके से होगा, बेंजाइल क्लोराइड में हमारे पास पहले CH2 आएगा उसके बाद CH3 होगा, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास ये है CH2, देन हमारे पास CH3 नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्लोराइड है, तो CH2 के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा क्लोरीन। ठीक है, तो अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा तो अब न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करना है, इस बेंजीन वाले पे नहीं करना, तो ये इस पे आराम से कर सकता है और क्लोरीन को लीव भी कर सकता है, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। दैट्स वाई क्वेश्चन को पहले आराम से समझो कि उसकी डिमांड क्या है, उसके बाद सबस्ट्रेट में देखो कि क्या डिफरेंस आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा करेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो 35 में हमारे पास क्या पूछा गया था, स्टेबल जेमिनल डायोल। तो जेमिनल डायोल पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जेमिनल और विसिनल में
क्या डिफरेंस होता है? विसिनल में हमारे पास 1-2 पोजीशन पे होते हैं, दिस इज विसिनल, और अगर हमारे पास एक ही कार्बन पे दोनों एल्कोहल हैं तो ये जैमिनल। तो जैमिनल डायोल की स्टेबिलिटी या तो कई जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो जाती है या कोई विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी वजह से हो जाती है। तो जैसे इसमें तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का या कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑल ऑफ दीज तो स्टेबल हो ही नहीं सकते। यहाँ पे था कि क्लोरीन प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे, एज वेल इनके पास लोन पेयर भी है, तो थोड़ा बहुत ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट शो कर सकते थे, उतना स्ट्रांगली तो नहीं, बट येस अगर सब में कंपेयर करें तो सिर्फ एक यही जेमिनल डायोल बन सकता है जो स्टेबल हो सकता है, बाकियों के स्टेबल होने के चांसेस नहीं है, बिकॉज जब तक हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट जो उसको स्टेबलाइज कर रहा हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट ना हो, तब तक जेमिनल डायोल स्टेबल नहीं माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक क्वेश्चन था नेमिंग रिएक्शन का, कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू सैलिसिल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रेमर-टेमन रिएक्शन। हर किसी को पता है कि अगर फिनोल को सैलिसिल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में तो वो कौन सी नेमिंग रिएक्शन होती है? रेमर-टेमन रिएक्शन, जिसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? इंटरमीडिएट कार्बीन बनता है जब क्लोरोफॉर्म और NaOH आपस में रिएक्ट करते हैं तो। ठीक है, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास था कि यहाँ पे कौन सा एल्डिहाइड है जो ज़्यादा रिएक्टिव है। एक तो ये ज़्यादा क्लियर भी नहीं है हमारे पास फोटो इसमें, बट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल की एडिशन करवानी है, तो किसके साथ एडिशन हो सकती है? जिसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है तो ये नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन की वजह से ना उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्डिहाइड को मिलती रहेगी, तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल सकती है। तो ये कार्बोनिल को इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि इसको अपने सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। हाँ ठीक है, एसिटल्डिहाइड है, उसमें भी हमारे पास CH3 ग्रुप है तो उसको भी थोड़ी बहुत कह सकते हैं प्लस आई से मिल रही है। प्रोपेनल्डिहाइड भी में भी हमारे पास R ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा है जिसकी एसिडिक इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि उसको ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिल रहा जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा सबसे फास्ट उसी कार्बोनिल पर रिएक्ट करेगा जिसको अपने सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही है। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर है C। ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। इन क्वेश्चंस में अगर कंसेप्ट आता है तो ये कैसे भी घुमा फिरा के दे दे आप कर सकते हो, बट आपके पेपर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके बिल्कुल फैक्ट बेस्ड लर्निंग वाले भी आते हैं। पता है कर सकते हो, नहीं पता है तो कोई तुक्का कोई कुछ आप ऐसे नहीं लगा सकते उसमें, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन 38 भी रिपीट है आपके पास, ये भी पहले पूछा जा चुका है। इवन हमारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम से पिछले दिन ही ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जो मेरे से डाउट्स क्लियर किए थे और वो सेम क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए थे। तो टर्शीब्यूटाइल बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 भी एक वैसा ही है। तो ये क्या कह रहा है कि देखो बेंजीन के ऊपर ना टर्शीब्यूटाइल ग्रुप है, तो इसकी KMnO4 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? तो देखो KMnO4 नो डाउट इस बेंजाइलिक पोजीशन की ऑक्सीडेशन करता है, एसिड बनाता है, लेकिन तब बनाता है जब यहाँ पे ना हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं। तो नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास ये जो KMnO4 है ये इस सिस्टम के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, नो रिएक्शन आएगा इसका आंसर। बिकॉज अगर आपको ऐसे बेंजाइलिक पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है विद KMnO4 तो इस पोजीशन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन चाहिए, जबकि इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं था, तो नॉर्मल कंडीशंस में ये काम नहीं करता है ऐसा ऑक्सीडेशन वाला, और इसीलिए आंसर है हमारे पास यहाँ पे इसका नो रिएक्शन। ड्रास्टिक कंडीशंस में कर सकता है बट वैसा गिवन नहीं था कि हाँ कुछ बड़ी ज़्यादा स्पेसिफिक कंडीशन थी, सिंपल लिखा गया था तो सिंपल में ये रिएक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर मैं बात करूँ तो 39 में भी ये बहुत सिंपल था कि सल्फोनेशन नैप्थलीन की सल्फ्यूरिक एसिड की 160 पे, ये ध्यान में देने वाली बात थी, करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो 39 का ऐसा है कि अगर हमारे पास जो नैप्थलीन है इसकी सल्फोनेशन 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे हो सकती है। एक आप मान के चलो 35 to 90 डिग्री सेल्सियस और एक ग्रेटर देन 90 डिग्री सेल्सियस।
अगर 35 to 90 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में होती है तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो अल्फा नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड बनता है, मतलब अल्फा पे एडिशन होती है। जबकि हमारे पास या वन पोजीशन आप कह सकते हो कि वन सल्फोनिक एसिड बनता है जैसा ए, बट क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे 90 से अबव था, 160 पे था, तो ये सेकेंड पोजीशन पे या बीटा जो सल्फोनिक एसिड है नैप्थलीन का वो बनाता है हाई टेम्परेचर पे। दैट्स वाई जो 39 है उसका आंसर होगा नैप्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड। ओके तो इस बात का ध्यान रखना, अगर लो पे पूछा होगा तो 1 पे आता है सल्फोनिक ग्रुप, और अगर हाई टेम्परेचर पूछा है तो 2 पे आता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 का आपके पास यहाँ पे आंसर बनता है सी। कैसे है आपके पास 40 का आंसर यहाँ पे सी? सिंपल क्वेश्चन था कि आपको एक ओलेफिन थी, ब्रोमीन दी गई थी और उस ब्रोमीन पे CCl4 और सॉल्वेंट दिया गया था, तो रिएक्शन करानी थी। ये ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे कहीं भी फोटोकेमिकल कंडीशन नहीं दी थी तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन नहीं होगी। अगर आपको अलग से थर्मल कंडीशन और या हमें फोटोकेमिकल कंडीशन दी होती तो हम एलाइलिक ब्रोमिनेशन का सोचते कि ये ब्रोमीन एलाइलिक पोजीशन पे आएगा, और वो भी एक जगह पे नॉर्मली आता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिया गया था। दैट्स वाई ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है एक ओलेफिन की, और इस ओलेफिन में अगर हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो या हेलोजिनेशन कराते हैं तो पहले स्टेप में हमारे पास यहाँ पे बनता है ब्रोमोनियम आयन। और इन केस अगर ये ब्रोमोनियम आयन हमारा अप से बना है, क्योंकि कहीं से भी बन सकता है अप से डाउन से, तो जब हमारे पास इसकी रिंग ओपनिंग होगी, ये दोबारा SN2 अटैक करने आएगा तो वो हमेशा अपोजिट स्टीरियो से आता है, और अपोजिट स्टीरियो से आएगा तो ये ब्रोमीन हमारा डाउन से और ये वाला अप से। तो इट मीन्स जो नॉर्मल हमारे पास हेलोजिनेशन का प्रोसेस है उसमें एंटी फॉर्म में जो हेलोजन्स होते हैं वो यहाँ पे ऐड होते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे 40 में तो सिर्फ सी ऑप्शन हमारे पास एक ऐसा है जिसमें इसमें ब्रोमीन दिया है अबव और इसमें ब्रोमीन दिया है बिलो। दैट्स वाई ये हमें एंटी हेलोजिनेशन का प्रोडक्ट दे रहा है, जबकि इसमें भी दोनों अबव है, इसमें एलाइलिक पोजीशन पे है, तो मैंने एलाइलिक का तो बता दिया नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सिंपल हेलोजिनेशन का था जिसमें प्रोडक्ट हमारे पास एंटी वाली स्टीरियो में आता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ये 40 तक क्वेश्चंस हो गए हैं डिस्कस।